नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज का जो हमारा विषय है वो है वे आँखें कविता का अनुवाद, कक्षा 11वीं के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कवि का कवि परिचय, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में 4 अंक के लिए आता है, तो इसको देखते हैं। आइए पहले पंत जी का मूल नाम गोसाई दत्त था। इनका जन्म 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी के गांव में तथा उच्च शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महात्मा गांधी के ऐसे योग आंदोलन से प्रभावित होकर के इन्होंने पढ़ाई है उसको बीच में छोड़ दिया। इसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे। साहित्य के प्रति उनकी अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, सोवियत लैंड रूस नेहरू पुरस्कार मिले हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत भी किया है। इनकी मृत्यु है वो 1977 में हुई भाई, 1977। पंत जी ने समय के अनुसार अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य इनका जो है वो है वीणा ग्रंथि, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्या, चिदंबरा, उत्तरा, श्रवण किरण, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन आदि। इनके नाटक हैं रजत रश्मि, ज्योत्सना शिल्पी आदि। उपमंस हार, कहानियाँ व संस्मरण, 5 कहानियाँ, 60 वर्ष, 1 रेखांकन। कहानी संग्रह इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं, छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं। कविता में प्रकृति को पहली बार प्रमुख विषय बनाने का काम पंत जी ने ही किया। इनकी पहली प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों का दस्तावेज है। यानी पहली बार है ना, प्रकृति को इन्होंने ही मुख्य विषय बनाया अपनी लेखनी का। प्रकृति के अद्भुत चित्रकार पंत जी का मिजाज कविता में बदलाव का पक्ष धर रहा है। आरंभ में उन्होंने छायावाद की परिपाटी पर कविताएं लिखी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश इन्हें जादू की तरह आकृष्ट कर रहा था। बाद में चल कर के प्रगतिशील दौर में ताज और वे आँखें जैसी कविताएं लिखी। इनके साथ ही अरविंद के मानववाद से प्रभावित होकर के मानव तुम सबसे सुंदरतम जैसी पंक्तियां भी लिखते रहे। उन्होंने नाटक, कहानी, आत्मकथा, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। रूपाम्ब नामक पत्रिका का संपादन भी किया। प्रगतिवादी साहित्य पर विस्तार से विचार विमर्श होता था। पंत जी भाषा के प्रति बहुत
सचेत थे। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी जिस भाषा में अभिव्यक्त हुई है उसे स्वयं पंत चित्र भाषा की संज्ञा प्रदान करते हैं। अब आइए देखते हैं हम इस कविता का सारांश। कविता सार देखते हैं। देखिए, यह कविता पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार है वो किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत कर रहा है। दुख की बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रख करके व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया। यह कविता दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। कवि कहता है कि किसान की अंधकार की गुफा के समान आंखों में दुख की पीड़ा भरी हुई है। इन आंखों को देखने से डर लगता है। वह किसान पहले स्वतंत्र था, उसकी आंखों में अभिमान झलकता था। आज सारे संसार ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उसकी आंखों में लहराते हुए खेत झलकते हैं, जिससे अब उसे बेदखल कर दिया गया है। उसे अपने बेटे की याद आती है, जिसे जमींदार के कारिंदों ने लाठियों से पीटकर मार डाला। कर्ज के कारण उसका घर बिक गया। महाजन ने ब्याज की कौड़ी नहीं छोड़ी तथा उसके बैलों की जोड़ी भी नीलाम कर दी। उसकी उजरी गायें भी अब उसे पास नहीं आई। किसान की पत्नी दवा के बिना मर गई और देखभाल के बिना दूध मुही बच्ची भी 2 दिन के बाद मर गई। उसके घर में बेटे की विधवा पत्नी थी, परंतु कोतवाल ने उसे बुला लिया। उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। किसान को पत्नी का नहीं, जवान लड़के की बहुत याद आती है। याद बहुत पीड़ा देती है। जब वह पुराने सुखों को याद करता है तो आंखों में चमक आ जाती है, परंतु अगले क्षण सच्चाई के धरातल पर आकर के आंखें पथरा जाती हैं। आइए देखते हैं। पद्यांश को पढ़ने से पहले हम उसके कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। गुहा गुफा होती है भाई, सरीखी के समान, दारुण निर्दयी या कठोर, दैन्य दीनतापूर्वक, नीरव शब्द से रहित भाई। रोदन होता है रोना, स्वाधीन होता है स्वतंत्र, अभिमान होता है गौरव, मैं मझधार यानी समस्याओं, ये है ना, मैं के ऊपर मात्राएं नहीं आएंगी भाई, मझधार आएगा। ये मझधार होता है भाई समस्याओं के बीच। कगार माने होता है तीर तुणी, तट तुणीर, तीट तट तुणीर, कगारा कगार किनारा, सदृश समान। तो प्रस्तुत अवतरण है हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता वे आंखें से अवतरित किया गया है। इसके कृतिकार या रचयिता पंत जी हैं और इस कविता में कवि ने भारतीय किसान की जो दर्दनाक दशा है उसको उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है कि किसान के पास जब उसके खेत लहलाते थे तो उससे असीम खुशी महसूस होती थी, लेकिन आज उसका सब कुछ तबाह हो गया है। देखिए आगे कहता है कवि, अधिकार की गुहा सरीखी, ये अंधकार है भाई, अंधकार की अंधेरे की गुफाओं के समान, उपमा अलंकार है। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। किसान की आंखें धस गई हैं,
और अब उन आँखों को देख करके भय व्याप्त होता है, क्योंकि दैन्य दुख का नीरव रोदन की दुख रूपी दानव का जो रोदन है वो स्पष्ट सुनाई दे रहा है। अर्थात कहने का भाव ये है कि किसान को अत्यधिक वेदना को सहन करना पड़ रहा है, तो उसके दुख का कोई अंत नहीं है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा, और किसान जब स्वाधीन था तो वह अभिमानी होता था, और इसका छोड़ उसे मझधार आज वह बीच मझधार में है, क्योंकि अब उसके पास खेत नहीं हैं, जमींदारों ने उनके खेत छीन लिए हैं। संसार कगार सदृश बह खिसका। जिस तरह से नदियों के जो तट होते हैं ना, किनारे, वो तेज बहाव में बह करके चले जाते हैं, उसी प्रकार जमींदारों के द्वारा प्रताड़ित करने के कारण इनका सारा सुख है वो इस दुनिया से जाता रहा, बह गया। तो यहाँ कवि के सुख के दिनों का वर्णन करते हुए बताया है कि कभी वह स्वाभिमानी होता था, लेकिन आज उसका स्वाभिमान है वो तार तार हो गया है। उसका स्वाभिमान जमींदार ने छीन लिया है। उसके जीवन में सिवाय कष्टों के और कुछ शेष नहीं रह गया है। अब देखते हैं इसमें कुछ विशेष चीज़ें। तो किसान की उपेक्षा का है ना, इसमें मार्मिक चित्रण किया गया है भाई। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा अलंकार है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। दारुण दैन्य दुख में अनुप्रास अलंकार है। कगार सदृश में उपमा अलंकार है। भाषा में लाक्षणिकता है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, और भाषा में प्रवाह है। आइए देखते हैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। कवि किसके बारे में बात कर रहा है? तो सीधी सी बात है, कवि उस शोषित किसान के बारे में बात कर रहा है जिसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी हैं और वे अंधेरी गुफा के समान डरावनी प्रतीत होती हैं। अगला प्रश्न है, कवि को किससे डर लगता है और क्यों? तो कवि को किसान की आंखों से डर लगता है क्योंकि उनमें गहरी निराशा, हताशा और उदासीनता भरी हुई है। पहले किसान की दशा कैसी थी, अब उसमें क्या परिवर्तन आ गया है? तो भाई पहले किसान की दशा अच्छी थी। अब वह अपनी खेती का मालिक होता था, उसमें आत्मगौरव भरा था। आज उनकी हालत खराब है। उनकी दीन दशा के कारण समाज में उनसे मुंह मोड़ लिया है। उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। कवि कहता है, अगले प्रश्न को देखिए, किसान की आंखों के विषय में कवि क्या कहता है? तो किसान की आंखों के विषय में कवि कहता है कि किसान की आंखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं। इनको देखने से मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनमें दूर तक कष्टप्रद दयनीयता का भाव और दुख का रोदन भरा हुआ है। कुल मिलाकर कवि का मानना है कि किसान की आंखों में भयानक गरीबी और दुख व्याप्त है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्य की तरफ। लहलाते झूमते दृग आँख बेदखल अधिकार से वंचित कर देना। तृण माने तिनका होता है, आंखों का तारा बहुत प्यारा। कारकुन होते हैं जमींदार के कारिंदे भाई। आइए देखते हैं प्रसंग पूर्वत भाई। प्रसंग उसी तरह से हम बोलेंगे। तो लहराते हुए खेत दृगों में, ये मिसप्रिंट है भाई, दुगो नहीं दृगों आएगा, दृगों में। किसान की आंखों में जो है ना पूर्व समय की जो स्मृतियां हैं वो आ रही हैं। उसके हरे भरे खेत उसकी आंखों के सामने लहला रहे हैं।
वह बेदखल अब है जिनसे, जिन खेतों से उसको बेदखल कर दिया गया है वे खेत किसान की आंखों के सामने लहला रहे हैं। आस्ती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से, तृण तृण तिनके तिनके से, कि उस खेत की हरियाली से किसान का जीवन का हर कण कण लहराता था। अर्थात किसान का पूरा परिवार है वो हरियाली की तरह हरा भरा ही रहता था, यानी उसके जीवन में पारिवारिक खुशियां ही खुशियां थी। आँखों में ही घूमा करता है वह उसकी आँखों का तारा। आँखों का तारा बहुत प्यारा मुहावरेदार शैली का प्रयोग किया है। कहता कि कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। किसान को अपना बेटा अपनी आँखों के सामने घूमता हुआ दिखाई देता है, जिसको जमींदार के कारिंदों ने बुला करके लाठियों से पीट पीट करके मार डाला, जिससे उसका जीवन और अधिक पीड़ित और दुखी हो गया। तो भाई इन पंक्तियों में जमींदार के द्वारा अत्याचारों का वर्णन किया गया है। लहराते खेत और जमींदारों की लाठी से पीट कर मरे पुत्र के दृश्य का बिंब साकार हो उठता है। तृण तृण में है भाई पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। जीवन में हरियाली में, जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंखें घूमना, आंखों का तारा, मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइए अब देखते हैं इसके अर्थग्रहण संबंधी कुछ प्रश्न। वह कौन है, उसके साथ क्या हुआ था? तो वह भारतीय किसान है। उसकी ज़मीन को जमींदारों ने कानून का सहारा लेकर के हड़प लिया था। खेती के कारण किसान का जीवन कैसा था? भाई खेती के कारण किसान का जीवन है बहुत ही खुशहाल था। खेतों में हरियाली लहराती थी और किसान की ज़रूरतें उससे पूरी हो जाती थी। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा कौन था? वह किसान की आंखों के सामने कैसे घूमता है? आंखों का तारा भाई किसान का जवान बेटा था। उसकी हत्या जमींदार के कारिंदों ने पीट पीट करके कर दी थी। किसान की आंखों में वह दृश्य घूमता रहता है। अगला प्रश्न है, कारकुनों ने क्या किया? तो भाई कारकुनों ने, जमींदार के कारिंदे जो है ना, कारकुन जमींदार के कारिंदे होते थे। वे जमींदार पर कब्जा करने का काम करते थे। उन्होंने किसान के जवान बेटे को लाठियों से पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी थी। तो विद्यार्थियों बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आप मेरे साथ। अगले पैरे के शब्दार्थ देखते हैं हम भाई पद्यांश के। महाजन होता है साहूकार, ऋणदाता ऋण देने वाला, यानी कि साहूकार या ऋणदाता होता है महाजन भाई। कौड़ी होती है 1 पैसा। कुर्की करना होता है नीलामी करना। बरगों की जोड़ी, यहाँ बैलों की जोड़ी। उजरी उजली, सिवा सिवाय, दुहाने दूध दुहने के लिए। आह, मतलब आह, आंखों में नाचना, बार बार सामने आना। और किसान की यहाँ खस्ता हालत का वर्णन करते हुए कवि ने बताया है, उसका प्रत्यक्ष प्रतिबिंबित करते हुए किसान ने बताया है इस पद्यांश के माध्यम से। बिका दिया घर द्वार, कि जमींदारों के द्वारा ज़मीन से बेदखली करने के पश्चात किसान को अपना घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ा। महाजन ने ब्याज की कौड़ी न छोड़ी। कौड़ी 1 पैसा, ये भी मिसप्रिंट अभी कड़ी कौड़ी आएगा, ये कौड़ी ने छोड़ी, यानी 1 पैसा भी महाजन ने, साहूकार ने ब्याज का नहीं छोड़ा। रह रहकर आंखों में चुभती है वह कुरख, ये कुरख आएगा भाई, हुई बरघों की जोड़ी। भाई किसान के द्वारा साहूकार का पैसा न चुकाए जाने के कारण उसे विवश होना पड़ा, और विवशता के कारण उसने अपने बैल है वो बेच करके किसान का जो साहूकार का जो पैसा है वो उसने चुकता कर दिया। तो अब उसकी आंखों के सामने वो बैलों की जोड़ी है वो तैर रही है, अर्थात आंखों के सामने लहरा रही है, दिखाई दे रही है।
उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। उजरी उसकी गाय का नाम था भाई, किसान की एक गाय थी जो केवल किसान को ही दूध देती थी, यानी उसके सिवा उसके पास दुहने के लिए कोई नहीं जा सकता था। कि आह आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो दुख की खेती, करा कि उसकी आंखों के सामने नृत्य कर रही है जो उसकी खेती उजड़ गई, अर्थात उसकी उजरी को भी उसे बेचना पड़ा। तो यह भाई किसान के पर महाजनों के अत्याचार का सजीव वर्णन किया गया है। कुर्की व गरीबी के कारण बैल और गाय बेचने का दृश्य कारुणिक है। घर द्वार की कोड़ी ने किसे में कब में है ना, सब अनुप्रास अलंकार है। रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंखों में शुभ, आंखों में नाचना मुहावरों का सार्थक प्रयोग हुआ है। देशज शब्दों का यानी वर्गों का शब्दिक सटीक प्रयोग हुआ है। ग्रामीण प्रवेश साकार हो उठा है। तो भाई महाजन ने किसान पर क्या क्या अत्याचार किए। तो महाजन ने किसान पर अपने ऋण की वसूली के लिए उसके खेत घर नीलाम कर दिए। ब्याज की वसूली के लिए उसने किसान को बेघर कर दिया था, कोड़ी वसूल ली। महाजन ने बैलों की जोड़ी का क्या किया। तो महाजन ने कर्ज न चुका पाने की दशा में मजबूर किसान के बैलों की जोड़ी को नीलाम करवा दिया। यह बात किसान के दिल को कचोटती है। उजरी कौन थी, किसान उसे इतना याद क्यों करता है। तो भाई उजरी किसान की एक प्रिय दुधारू गाय थी। वह किसान के अतिरिक्त किसी दूसरे व्यक्ति को अपने पास दूध दूहने के लिए आने नहीं देती थी। इस कारण किसान को उसकी बहुत याद आती है। किसान की सुख की खेती क्यों उजड़ गई। तो भाई कहता किसान ने लगान चुकाने के लिए महाजन से कर्ज लिया था, इसके बाद वह अपना कर्ज नहीं चुका पाया, उसका सब कुछ नीलाम कर दिया गया। इसके लिए उसे सुख की जो खेती थी ना वो सब उजड़ गई। आइए बढ़ते हैं अंतिम पद्य की तरफ। दवा दर्पण होता दवा आदि, घरनी होता घरवाली, सवरग होता सवरग, दूध मोही बाई नन्ही सी, पतोहू माने पुत्रवधू, लक्ष्मी घातिन माने होता है मारने वाली। कहता है कि बिना दवा दपन के घरनी सवरग चली। जब उसकी घरवाली, किसान की घरवाली बीमार हुई तो दवाई के अभाव में वह इस दुनिया से रुखसत हो गई, इस दुनिया को छोड़कर चली गई। आँख आती भर देख रेख के, बिन दूध मुही बिटिया, 2 दिन बाद मर गई। और उसकी वो रेखांकित चित्र जब उसकी आँखों के सामने आते हैं तो उसकी आंखें भर आती हैं कि 2 दिन की जो है ना बेटी थी वो माँ के दूध के अभाव में वो भी इस दुनिया से चल बसी। घर में विधवा रही पतोहू, और पतोहू उसके बेटे की विधवा बहु शेष थी। लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। देखो वहाँ कवि ने यहाँ उसको है ना गृह लक्ष्मी का, नारी को यहाँ गृह लक्ष्मी का स्वरूप दिखाया है, तो दूसरी और नारी की अवहेलना भी की है। यद्यपि पति घातिन मानो उसने अपने पति को खा लिया था, क्योंकि उसके पति की मृत्यु उससे पहले हो गई थी। तो जब ऐसे समाज में जब पति पहले चला जाता था तो उसे पति घातिन कहा जाता था। क्योंकि पकड़ू माया कोतवाल ने, ये मिस प्रिंट है भाई, पकड़ करके मारा कोतवाल ने, क्योंकि कोतवाल ने उसे पीट के मार डाला। पकड़वाया कोतवाल ने, जब कुएं में डूब मरी एक दिन, तो उसकी विधवा पतोहू को कोतवाल ने अपने कारकुनों के द्वारा पकड़वाया और उसकी इज्जत लूट ली, तो उसने कुएं में डूबकर अपनी जान दे दी। तो भाई यहाँ किसान की गरीबी एवं शोषण और लाचारी
का सजीव वर्णन किया गया है। आंखें भराना मुहावरे का सार्थक प्रयोग हुआ है। घरनी, स्वर्ग, लक्ष्मी आदि तद्भव शब्दों का भी इसमें सटीक प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, दवा दर्पण 2 दिन में अनुप्रास अलंकार है। पति की हत्या के बाद नारी के प्रति समाज के कटु दृष्टिकोण का पता चलता है। खड़ी बोली का इसमें प्रयोग किया गया है। पुलिस के अत्याचार का वर्णन किया गया है। तो किसान की पत्नी व बच्ची की मृत्यु के क्या कारण थे भाई? किसान की आर्थिक दशा वो दयनीय थी। किसान की पत्नी जो है बीमार थी, उसका इलाज नहीं करवा पाया, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई। और बेटी नवजात थी जो बिना माँ के दूध पर आश्रित थी। माँ के मरने के बाद वह भी 2 दिन बाद मर गई। अगला है किसान की आंखें भर आने का कारण क्या था? तो भाई आर्थिक अभावों की वजह से किसान अपनी पत्नी की बीमारी का इलाज नहीं करा पाया, उसकी वजह से वह मर गई। अपनी इस व्यवस्था को सोच करके उसकी आंखें भर आती हैं। अगला प्रश्न है, किसान की पतोह को क्या कहा जाता था और क्यों? किसान की पतोह को पतिघातिन कहा जाता था क्योंकि उसके पति की हत्या कारकुनों ने कर दी थी। समाज इस हत्या के लिए पतोह को दोषी मानता था। लास्ट जो इसका प्रश्न है भाई, किसान की पतोह ने आत्महत्या क्यों की थी? किसान की पुत्रवधू पर कोतवाल की बुरी नीयत थी। उसने उसे थाने में बुलवाया और उसका शारीरिक शोषण किया। इस कलंक से विवश होकर के उसने कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। अब बढ़ते हैं आइए अंतिम चरण में। पैर की जूती उपेक्षित, जोरू पत्नी, शुद्ध कर याद करना, सांप लौटते, अत्यधिक व्याकुल होना, फटती छाती, बहुत दुखी होना, स्मृति याद, चमक लाना, खुशी लाना, चितवन दृष्टि, शून्य, आकाश सदृश के समान। खैर, पैर की जूती जोरू न सही, एक दूसरी आती। तो अब किसान कहता है कि पत्नी है वो पैर की जूती के समान थी, कोई नहीं, वो गई तो दूसरी आ जाती। तो यहाँ भाई स्त्रियों की जो है ना दशा का वर्णन किया गया है कि स्त्रियों की वहाँ अवहेलना होती थी, कोई जो है ना इज्जत उस समय नहीं थी। पैर की जूती महिला को समझा जाता था। पर जवान लड़के की शुद्ध कर सांप लौटते थे, छाती फटती छाती। और जब वह अपने जवान बेटे को याद करता है तो उसकी छाती पर सांप लौट जाते हैं। इन सांप लौटना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, यानी उसका दिल बैठ जाता था, भर जाता था, दुखी हो उठता था। पिछले सुख की स्मृति आंखों में एक क्षण भर एक चमक फैलाती, और जब वह अपने पीछे की स्मृतियों को याद करता है तो एक क्षण के लिए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन और फिर वह दृष्टि है ना तुरंत प्रभाव से उसी शून्य में कट जाती थी, तीखी नोक सदृश बन जाती थी और वो तीखी नोक के समान उसके हृदय में चुभने लगती थी। तो यहाँ पे पत्नी के प्रति किसान की मानसिकता घटिया है, वह पुत्र को अधिक महत्व देता है। सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती आदि मुहावरों का सजीव प्रयोग है। तीखी नोक सदृश में उपमा अलंकार है। खड़ी बोली का प्रयोग है। ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। पैर की जूती किसे कहा गया है, इससे क्या सिद्ध होता है? तो भाई प्रस्तुत काव्यांश में पत्नी को पैर की जूती कहा गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा बहुत दयनीय थी। किसान के मन में सर्वाधिक दुख किसका है? तो किसान के मन में सर्वाधिक दुख अपने जवान बेटे की मृत्यु का है। उसकी याद आते ही उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। वह ही खेती में उसका एकमात्र सहारा था और आंखों का तारा था। किसान की आंखों में चमक आने का कारण बताइए। तो भाई जब किसान अपने पुराने दिनों की याद करता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लहलाते खेत, घर द्वार, बैल, जवान बेटा आदि सब है ना सुखदायी थे। वास्तविकता का आभास होने पर किसान को कैसा अनुभव होता था? भाई वास्तविकता का आभास होने पर किसान को सुखद यादें तीखी नोक के समान उसके दिल में चुभने लगती थी, उसके मन में आक्रोश उत्पन्न होता था। तो विद्यार्थियों, हमने ये देखे
इसके जो है ना मुख्य सरलार्थ और इसके मुख्य मुख्य प्रश्न। तो आइए इसमें 3-4 जो है ना काव्य सौंदर्य के है ना भाव सौंदर्य के प्रश्न हैं, वो भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। तो भाव सौंदर्य स्पष्ट करें, शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करें। इस अंश में कवि ने किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया है। वह हताश व उदासीन है। समाज के द्वारा उसकी उपेक्षा करना सर्वथा अनुचित है। अंधकार की गुहा सरीखी में उपमा, दारुण दन्य में अनुप्रास अलंकार है। संसार कगार सदृश में उपमा अलंकार है। संस्कृत खड़ी बोली का प्रयोग है। करुण रस है, भाषा में लाक्षणिकता है और संसार में विशेष विप्रिय अलंकार है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों आपने अब किया वे आंखें कविता का सरलार्थ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझाया गया आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।